वो मैंने देखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि what are the specific heat capacity and molar heat capacity for water? वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी होती है? फर्स्ट टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय हीट कैपेसिटी? व्हाट इज हीट कैपेसिटी? The amount of heat required to raise temperature to 1 degree Celsius. Very good. So heat capacity is the amount of heat required or released, right, to raise, to increase or decrease or fall temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, you can say. कुछ भी लिख सकते हैं for a given substance. So that is the heat capacity of that particular substance. अब heat capacity जो है, के बाद अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोले, ये प्रियांश, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? इसका मतलब हीट कैपेसिटी इज Q ओवर डेल्टा T. यस बेटा, बोलो बेटा बोलो. Heat required to raise temperature of unit mass. To raise the temperature. हाँ बोलो बोलो. और गिवन. So heat required to raise the temperature of unit mass of given substance. 1 ग्राम है ना, यूनिट मास. वेरी गुड. तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. जी सर. हाँ हाँ, कोई बात नहीं. मैं आपको फोन करूँ 7:30, है ना? हाँ मैं भी. ठीक है ना? ठीक है मैं करता हूँ. ओके ठीक है. हाँ बेटा, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन. ये स्पेसिफिक हो जाता है. 1 यूनिट मास, 1 ग्राम बोल दो. तो इसके यूनिट होते हैं जूल पर केल्विन, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूनिट क्या होते हैं? जूल पर केल्विन पर ग्राम. ओके, तीसरा है मोलर हीट कैपेसिटी, राइट? So what do you mean by molar heat capacity? स्वस्तिका, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? The amount of heat required to raise or fall temperature in 1 mole substance by 1 degree Celsius. Heat required to raise the temperature of 1 mole substance. Very good. It is for 1 mole, right? Q over N into delta T means joule per Kelvin per mole. और इनमें रिलेशंस भी आपको पता होंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं Q ओवर डेल्टा T की बात करूं तो ये C ओवर M हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये पूरा C, तो ये C ओवर N हो जाएगा. इसका मतलब हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू, सॉरी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ओवर M, और मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू
हीट कैपेसिटी ओवर n। इसका मतलब हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर हीट कैपेसिटी। This is the relation between heat capacity, specific heat capacity and molar heat capacity. But question is different. Question है कि what is the specific heat capacity and molar heat capacity for water? तो याद रखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वाटर की है वो फिक्स होती है, दैट इज 4.18 जूल पर केल्विन पर ग्राम, और मोलर निकालनी होगी तो इनटू 18 हो जाएगा, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी में रिलेशन निकालना है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4.18 और एक मोल मतलब एक मोल ऑफ वाटर हाउ मेनी ग्राम्स, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर कितना होता है 18 ग्राम, तो इनटू 18 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद रखनी है बेटा, इट इज 4.18, समटाइम 4.2 लिखा होता है, जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, just tell me under what conditions delta H of a process is equal to delta U? Delta H of a process is equal to delta U. Yes. The number of moles of product and reactants are equal. ओके, एक पॉइंट ये हो गया, क्योंकि डेल्टा एच आपने ये लिया ना कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये वाला रिलेशन लिया ना कि Yes, sir. अगर डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो वो हो 0, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस प्रोडक्ट that is equal to number of moles of gaseous reactants. So then delta H equal to delta U. Any other relation? आपने पढ़ा था H equal to U plus PV, right? ये भी पढ़ा था रिलेशन। Yes, sir. तो इसके अकॉर्डिंग मैं लिखूं डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। इसका मतलब डेल्टा PV 0 होना चाहिए, तो मतलब PV कांस्टेंट होना चाहिए। डेल्टा PV शुड बी इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज जो PV है दैट शुड बी कांस्टेंट। तो कब कांस्टेंट होता है बेटा PV? PV is constant at constant temperature, सही है। PV is constant at constant temperature। और डेल्टा H इक्वल टू ये भी पढ़ा था डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेल्टा V 0 हो, मीन्स अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो भी जो है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U। तो ले एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। और आप दूसरा लिख सकते हो कि व्हेन डेल्टा Mg इज 0 मींस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, जो आपने तीसरा बोला, तो ये भी हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इसका मतलब नंबर ऑफ गैसियस मोल जो हैं दोनों साइड कांस्टेंट होंगे at given temperature. Okay, now tell me which is a better fuel for the animal body, proteins or carbohydrates? फ्यूल की बात हो रही है, न्यूट्रिएंट की नहीं। बेटर फ्यूल, The carbohydrates. yes, carbohydrate is a better fuel, okay। तो आउट ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ही बेटर फ्यूल होगा, है ना।
carbon, they have high calorific value. Yes, what is calorific value? नहीं था उसमें नोट्स में, वीडियोस में? कैलोरीफिक वैल्यू वर्ड यूज नहीं किया है? बोलो। फिर मीनिंग नहीं याद आ रहा। नहीं नहीं देखा? फिर मीनिंग नहीं याद आ रहा। अच्छा, प्रियांश, a amount of heat released when 1 gram of a substance is burnt. ठीक है, एक एक ग्राम सब्सटेंस को बर्न करें तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी, रिलीज्ड और प्रोड्यूस्ड, that is called calorific value of that given purely a substance. Is the experimental determination of enthalpy of formation of CH4 possible? चलो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का पहले अब मुझे बताओ कि इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं। अगर मेरे पास मीथेन है तो मीथेन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन बोलो। इधर मैं मीथेन लिख देता हूं। मीथेन क्या होती है? गैस, और कितने मोल? 1 मोल from its constituent elements in the gaseous state, sorry, in their standard state. Enthalpy of formation का definition आता है बेटा? It is the amount of energy, enthalpy change when 1 mole of substance is formed from its constituent elements. बट इसने देखो स्टैंडर्ड वर्ड नहीं यूज किया है। अगर स्टैंडर्ड लिखा होता ना तो हम बोलते कि इन द स्टैंडर्ड स्टेट, तो ऐसा होता। बट अब मीथेन बनाना है, आप चाहे ग्रेफाइट यूज करो या डायमंड यूज करो, क्योंकि आपको तो सिर्फ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है ना, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं निकालनी। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन जो है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, दैट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड वर्ड लिखा होता ना देन वी डेफिनेटली यूज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन, याद रखना। ग्रेफाइट क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन। क्यों ऐसा? क्योंकि ग्रेफाइट जो है, बताओ डायमंड और ग्रेफाइट में विच वन इज मोर स्टेबल? ग्रेफाइट। यस, ये कवर किया है उसमें कि आपको पैसे पता है? सर आज ही स्कूल में पढ़ा था। अच्छा, वेरी गुड। तो ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। क्यों ऐसा बेटा?
कैसे पता चलता है कि ये थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल है? सर प्योरेस्ट फॉर्म में है। हाँ जी, सर प्योरेस्ट फॉर्म में है। एक मिनट दोबारा बोलिए। सर प्योरेस्ट फॉर्म में है। नहीं नहीं नहीं, डायमंड तो डायमंड आपको पता है वो उसमें क्या इम्प्योरिटी होगी? डायमंड तो इससे भी अच्छा होगा। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है कि कैसे पता चलता है कि ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ये पूछ रहा हूँ। प्योरेस्ट फॉर्म मतलब ग्रेफाइट और डायमंड को पूरा प्योर कर दिया हमने, फिर भी हम बोल रहे हैं कि ग्रेफाइट जो है वो मोर स्टेबल है। क्योंकि अगर कैसे पता चलता है कि जैसे ग्रेफाइट ले लिया 1 ग्राम और डायमंड भी ले लिया 1 ग्राम और उनको बॉर्न किया, बॉर्न करने से जो एनर्जी रिलीज होगी वो ग्रेफाइट में कम होगी रिलीज। इसका मतलब ग्रेफाइट की एनर्जी क्या है? कम है। इसकी एनर्जी कम होती है, वो क्या होता है? मोर स्टेबल। तो जो इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन होगी ग्रेफाइट की, चलो एक एक मोल ले लेते हैं, 1 मोल ग्रेफाइट 1 मोल डायमंड। तो जो ग्रेफाइट के 1 मोल है उसकी जो इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन आएगी, मतलब कंबस्शन करने से 1 मोल को जो एनर्जी रिलीज होगी, प्रोड्यूस होगी, वो कम होगी, डायमंड के केस में ज्यादा होगी। इसका इसलिए ग्रेफाइट जो है दैट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके, yes, can we calculate delta H of every process from the bond energy data of reactants and products? जैसे मैं लिखूं ना H2 गैस, अमोनिया बनाना है मुझे, क्या लिखूंगा मैं? N2 गैस 3H2 गैस टू गिव 2NH3 गैस। ये है रिएक्शन, ठीक है ना? तो अब मैं डेल्टा H लिख लेता हूं ना ऑफ द रिएक्शन। तो डेल्टा H क्या हो जाएगा? सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा होता है ना। बट बॉन्ड एंथैल्पीज हो तो क्या लिखते हैं हम? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में एक तो N2 है, N2 में क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 3 इंटू ये HH बॉन्ड है, 3 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड माइनस NH3। तो 2 और 3 NH है, तो 6 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड, 6 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड। तो इसके केस में तो बॉन्ड एंथैल्पी के डेटा से वी कैन कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, सही है। बट अगर मेरे पास ये होगा कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस टू गिव CO2 गैस, इस केस में बॉन्ड एंथैल्पी का इसका डेटा तो नहीं होगा ना बॉन्ड एंथैल्पी का, इसमें तो सब्लिमेशन एंथैल्पी लेनी पड़ेगी हमें, गैसियस स्टेट में लेना पड़ेगा ना ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर केस में जो डेल्टा एच है ऑफ एवरी प्रोसेस वो बॉन्ड एनर्जी से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है? समझ में आया? देखो इसमें तो O डबल बॉन्ड O है, बट इस केस में तो बॉन्ड नहीं है ना कोई भी, इसमें तो कार्बन ग्रेफाइट ही है। इस केस में हमें क्या लेना पड़ता है? कार्बन इन गैसियस स्टेट। तो ये वाला डेटा लेना पड़ेगा, कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन गैस, इसको क्या बोलेंगे?
ग्रेफाइट क्या होता है? सॉलिड। तो ये सब्लिमेशन एंथैल्पी होगी ना इसकी, कार्बन की। तो बॉन्ड एनर्जी की जगह हमें इसकी सब्लिमेशन एनर्जी लेनी पड़ेगी। ओके, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एच फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड व्हाई? यस बेटा, सूर्यांश। पॉजिटिव। वेरी गुड, क्यों ऐसा? प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा होते हैं। प्रोडक्ट क्या ज्यादा होते हैं? जो हीट एब्जॉर्ब होती है। हाँ, ऐसा बोलना, हीट एब्जॉर्ब होती है ना, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, राइट। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बनाऊं तो इसमें क्या होता है, ये एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट और ये एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट। तो डेल्टा एच जो है दैट इज सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। और इस केस में क्या होता है कि एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट एंड दैट्स व्हाई डेल्टा एच इज पॉजिटिव। हीट इज एब्जॉर्ब, क्योंकि हीट जो है एब्जॉर्ब होगी तभी तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की कम हो। ओके, now what is the relationship between the standard enthalpy of formation and enthalpy of a compound? What is the relationship between the standard enthalpy of formation and the enthalpy of a compound? देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देख लो। मान लिया मुझे लिखना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। चलो, तो क्या करूंगा मैं, पहले अमोनिया में 1 मोल लिख दूंगा इस साइड, ठीक है। और दूसरी साइड क्या करूंगा, N2 गैस लिख दूंगा और H2 गैस लिख दूंगा। और N2 कितना हो जाएगा, ½ मोल, और H2 गैस कितना हो जाएगा, 3/2 मोल। ½ H2 और 3/2 N2। तो यहां से जो डेल्टा एच है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, वो जो भी x जूल आता है, किलो जूल आता है पर मोल, तो ये आ गया इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और वो ही इस कंपाउंड की एंथैल्पी होगी कि ये कंपाउंड बना, उसमें कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई, वो इसी से आ जाएगी ना, एनर्जी रिलीज होगी। क्योंकि ज्यादातर जो भी कंपाउंड बनते हैं एक्सेप्ट NO N2O, उनमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज, तभी तो कंपाउंड बनेगा ना, स्टेबल होगा। तो जितनी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी उतनी कंपाउंड की एंथैल्पी होगी, दे आर ऑलवेज इक्वल। नाउ टेल मी why enthalpy of neutralization of HF is greater than 57.1 kilojoule per mole? अदरवाइज जो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस हम करते हैं न्यूट्रलाइजेशन, तो जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वो 57.1 किलो जूल होता है पर मोल। बट HF के केस में इससे भी ज्यादा होता है, क्यों ऐसा होता होगा?
बोलो बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ये किया ही नहीं है, आपने नोट्स ही नहीं बनाए हैं. हैव यू डन दैट पार्ट? Yes, sir. Yeah. किया है? Yes, sir. तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको याद होना चाहिए. फर्स्ट टेल मी व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ये यूनिट भी, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, चलो डिफाइन इट. प्रियांश, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बोल सकते हो? नहीं, नहीं है ना. सिंपल सी बात है, अमाउंट ऑफ एनर्जी. हाँ Similarly, बोलो बोलो. sir, enthalpy change when 1 gram equivalent of acid and base in aqueous solution neutralize each other. हाँ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस. इसलिए जनरली हम जो ये किलो जूल पर मोल लिखा है ना, इट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म फ्रॉम एसिड एंड बेस, ऐसा मान सकते हैं. ठीक है ना. तो HF के केस में ऐसा क्या होता है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इससे भी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द क्लोराइड आयन. क्लोराइड आयन जो है उसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है. इट हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी. क्लोराइड की होती है हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी. देखो, दिस इज ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ क्लोराइड आयन, ये बीइंग स्मॉल इन साइज. क्लोराइड जो है being small in size. Why enthalpy of neutralization is less if either the acid or the base or both are weak? बोलो बेटा. Sir, if both are weak, less amount of energy will be required to neutralize each other. बेटा ऐसा है कि अगर एक वीक होगा तो पहले उसको हमें डिसोसिएट करने में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. अगर दोनों स्ट्रांग होंगे, जैसे HCl है और NaOH है, तो ये पहले से, क्योंकि स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस है, तो पहले से ही आयोनाइज होंगे, पहले से आयनिक फॉर्म में होंगे. सही है. बट अगर कोई एक वीक है तो उसको पहले हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा. पहले उसको हमें न्यूट्रलाइज, इसको पहले डिसोसिएट करने में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कुछ. तो जो एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगी तो उधर एनर्जी रिलीज क्या होगी, कम होगी. ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ होगा ना, तो उसको डिसोसिएट करने में कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी. है ना. अ पार्ट ऑफ हीट इज यूज्ड अप फॉर डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस और बोथ. दैट्स व्हाई जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है थोड़ी कम हो जाएगी. Now tell me, is the enthalpy of neutralization of HCl is same as that of H2SO4? Yes or no? दोनों की न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी सेम होगी या अलग अलग होगी?
दोनों की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सेम होगी या डिफरेंट होगी? नहीं, तो बेटा सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि अभी आपने बोला था 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहे वो HCl का हो चाहे H2SO4 हो, gives 1 mole of H plus ions। दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा तो चाहे, अब H2SO4 में तो 2 H प्लस है, बट अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हाफ मोल ऑफ H2SO4, याद रखना। इसलिए 1 मोल की बात नहीं करता है वो क्या करता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अगर मैं इसको लेता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो H2SO4 जो है ना उसका हाफ होगा, का हाफ H2SO4 यूज करेंगे। इसका मतलब ये हाफ बनेगा, बट H2O कंप्लीट बनेगा। इसलिए कई बार डेफिनेशन ऐसे हो जाती है कि अमाउंट ऑफ enthalpy change or energy released when 1 mole of water is formed from acid and from the neutralization of acid and base। तो वो भी डेफिनेशन गलत नहीं है, क्योंकि 1 मोल वाटर बनना चाहिए, कोई भी एसिड हो कोई भी बेस हो, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, इसलिए चाहे HCl हो चाहे H2SO4 उनका सेम होगा। Then because both are strong acids and ionized almost completely in aqueous solutions, और दूसरा रीजन मैंने बता दिया कि क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं हम, दोनों स्ट्रॉन्ग थे, और दोनों का हम क्या लेते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसलिए चाहे HCl हो या H2SO4 both will give same energy। Okay, for the reaction NaCl aqueous plus AgNO3 aqueous to give AgCl solid plus NaNO3 aqueous, so will delta H be greater than, equal to or less than delta E? तो डेल्टा H क्या होता है डेल्टा E प्लस P डेल्टा B, और डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT। तो गैस तो कोई इन्वॉल्व नहीं हो रही, और ये दोनों एक्वस हैं, ये सॉलिड बनेगा और ये भी एक्वस। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा H जो है वो डेल्टा E के बराबर होगा, कि गैशियस मोल भी नहीं है, डेल्टा Ng 0 है, प्रोडक्ट में भी नहीं है, रिएक्टेंट में भी नहीं है, तो इसलिए डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E। How many times is the molar heat capacity greater than specific heat capacity of water? बोलो। ये रिलेशन पढ़ा था अभी, इस रिलेशन से बताओ how many times, क्या बोलता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ग्रेटर देन मोलर हीट कैपेसिटी। बेटा नहीं, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मास कितना होगा 1 ग्राम, सॉरी सॉरी, होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ओवर मास, और मोलर हीट कैपेसिटी ओवर नंबर ऑफ मोल्स, और
क्या लिखा था, C इक्वल टू M इंटू सी एस N इंटू सी एम। इसका मतलब ये हुआ कि सी एस सॉरी सी एम इज इक्वल टू M अपॉन N इंटू सी एम। और ये N क्या होता है, मास ओवर मोलर मास। का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू मास और मास इंटू कैपिटल M इंटू सी एम। एम से एम कैंसिल, इसका मतलब मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू मोलर मास इंटू, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मतलब मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू मोलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के केस में जो मोलर हीट कैपेसिटी है दैट इज 18 टाइम्स द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इट इज 18 टाइम्स। What is the enthalpy of neutralization of a strong acid and a strong base? प्रियांश बोलो जल्दी, अभी बताया था पीछे। जल्दी स्वस्तिका। Sir, 57.1 kilojoules per mole. 57.1 और इन किलो कैलोरीज पर मोल कितना होता है, 13.7। इट इज 57.1 किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट ना। हाँ, अगर वाटर की बात करते हैं तो मोल लिख सकते हैं, नहीं तो किलो कैलोरीज पर ग्राम इक्विवेलेंट। Why is it essential to mention the physical state of reactants and products in thermochemical reactions? फिजिकल स्टेट लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि फिजिकल स्टेट से पूरी एनर्जी चेंज हो जाएगी ना। आपने सॉलिड लिखा है, लिक्विड लिखा है या गैस लिखा है, कोई भी सब्सटेंस, एक्स सब्सटेंस जो है, आपने सॉलिड लिखो, लिक्विड लिखो, गैस लिखो, तीनों का अलग अलग एंथैल्पीज होंगी ना। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स जो हैं also contribute significantly to the value of delta U or delta H. What is fuel value और calorific value, अभी बताया था। क्या होती है calorific value? Sir, amount of heat released when 1 gram of food is burned. Fuel, 1, yes. So it is defined as the amount of heat released when 1 gram of fuel or food is burned completely in air or oxygen. Write a thermochemical equation of enthalpy of combustion of methanol. तो इसका है मिथेनॉल का एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो देखो मिथेनॉल क्या होता है, CH3OH लिक्विड, ठीक है, और उससे बनाओ CO2 गैस, और क्या बनेगा, H2, हाइड्रोजन से बनेगा H2O और कार्बन से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 2H2O और O2 गैस। तो I think it is balanced. No, no. Carbon 1,
hydrogen 4, oxygen 4. Okay, and here it is 3. So 3/2, is it okay? बैलेंस्ड है ना? इंथैल्पी ऑफ कंबशन की डेफिनेशन बोलो प्रियांश. डिफाइन इंथैल्पी ऑफ कंबशन. अमाउंट ऑफ एनर्जी released or enthalpy released when बोलो 1 mole of substance is burnt completely in excess of air or oxygen. That is called enthalpy of combustion. It is wrong, sorry, गलती से लिख दिया है क्योंकि enthalpy of combustion is for 1 mole. ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा एक मिथेनॉल 1 मोल ही होगा. ठीक है ना, और ये हाफ हो जाएगा, ये 1 और ये. So this is the enthalpy of a combustion. Kilojoule per mole. Yes, what is the enthalpy of formation of Cl2? कोई भी होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल होगा ना, उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 ही होगा, याद रखना. O2 का ले लो, O2 गैस, N2 गैस, ठीक है, Br2, सब जो भी के अपने नेटिव स्टेट में होंगे उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 0. Okay, arrange the following fuels in order of increasing fuel efficiency. इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी इस फ्यूल में. बोलो. बोलो बेटा. सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी इनमें से? ऑब्वियसली नेचुरल गैस. उससे कम बोलो. और डीजल ऑयल क्यों नहीं बोल रहे हो? कैरोसिन एंड देन वैक्स. वैक्स तो सॉलिड फॉर्म हो जाती है, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होगी नेचुरल गैस की, उससे कम कैरोसिन इज मोर देन डीजल.
तो ऐसा, हाँ ऐसा क्यों होगा? Natural gas it's okay, but kerosene is more efficient fuel than diesel. एक मिनट, आई थिंक डीजल इज मोर एफिशिएंट, है ना? आप क्या सोचते हो? आई थिंक पुट डीजल फर्स्ट एंड देन केरोसिन। ठीक है, वैक्स तो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि पर ग्राम की बात हो रही है ना। और क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो है वो केरोसिन में ज्यादा होंगे डीजल के कंपैरिजन में। एक केरोसिन बाद में आना चाहिए, डीजल पहले आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, हाउ विल कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ थ्री गिवन फ्यूल्स। ओ मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा ही नहीं। ओके, तो कैसे फ्यूल को कंपेयर करते हैं? बाय कंपेयरिंग देयर कैलोरीफिक वैल्यूज। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है ज्यादा होगी वो ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल होगा। और इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SnCl2 सॉलिड और ZnCl2 सॉलिड सेम होगी या डिफरेंट होगी? ऑब्वियसली, क्योंकि SnCl2 अलग है, एलिमेंट ही अलग है, ZnCl2 डिफरेंट, डिफरेंट ही होगी। Why we usually study enthalpy change and not internal energy change? कि enthalpy change जो है क्यों यूजुअली स्टडी करते हैं? क्योंकि इट इज एट अ कांस्टेंट, बोलो, एट कांस्टेंट प्रेशर। इट इज एट कांस्टेंट प्रेशर। बट इंटरनल एनर्जी चेंज किस पे होती है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके लिए क्लोज्ड वेसल लेना पड़े, ओपन में नहीं कर सकते। तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस जो हैं इंक्लूडिंग रिएक्शंस, दे आर कैरिड आउट इन ओपन वेसल्स एट कांस्टेंट प्रेशर। इसलिए एंथैल्पी चेंज जो है दैट इज यूजुअली डिटरमिन्ड। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन QP एंड QV? यस बेटा, QP और QV में क्या रिलेशन है? Sir, QP is delta H and QV is delta U. तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। Yes, sir. Q P डेल्टा V और डेल्टा NG RT, राइट? P डेल्टा V और डेल्टा NG RT दोनों लिख सकते हैं ना। Comment on the bond energies of 4 CH bonds present in CH4। तो देखो CH4 है मान लिया, तो पहले फर्स्ट CH बॉन्ड टूटेगा, फिर दूसरा टूटेगा, फिर तीसरा,
क्योंकि एनवायरनमेंट अलग अलग हो रहा है ना, इसलिए इसके लिए अगर x1 हीट है तो x2 होगी, इसके लिए x3 होगी और इसके लिए x4 होगी, डिफरेंट होगी सबके लिए. All the four CH bonds have different energies. The bond energies of first, second, third and fourth CH bonds are not equal, so average values are taken. Yes, enthalpy of neutralization of both the acetic acid जो है and NaOH, it is 55.9. So what is the value of delta H for ionization of acetic acid? अभी मैंने बताया था आपको कि जो enthalpy of neutralization होती है for strong acid versus strong base, that is equal to 57.1 किलोजूल और इक्विवेलेंट या पर मोल इतनी होती है वैल्यू, ठीक है ना. और ये जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दी है, इसकी दी है स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, कौन सा एसिड है, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, वो कितनी दी है 55.9 किलोजूल. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कितनी एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन होगी. ये नेगेटिव वैल्यू होती है सारी, है ना. इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस प्लस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ जो भी वीक होता है, तो वीक एसिड है यहाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन of weak acid acetic acid that is equal to enthalpy of neutralization of weak acid versus strong base minus enthalpy of neutralization of strong acid versus strong base. तो ये होगी माइनस 55.1 सॉरी 9 और माइनस माइनस प्लस 57.1 कितनी आ जाएगी 57.1 माइनस 55.9, तो 1.2 किलो जूल जो है वो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन होगी, क्योंकि एनर्जी रिलीज होनी चाहिए 57.1 बट रिलीज हो रही है 55.9, तो बाकी कहां गई, वो इसको आयोनाइज करने में यूज हो गई. देखो, enthalpy of neutralization of acetic acid is enthalpy of neutralization of acetic acid and NaOH. तो minus 57.1 और enthalpy of ionization of acetic acid that is minus 55.9, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.2. The enthalpy of combustion of sulfur is 297 kilojoule. So what is thermochemical equation for the combustion of sulfur and what is the value of enthalpy of formation of SO2? SO2 का enthalpy of formation, तो एक मोल SO2 बनाना है, तो क्या होगा, एक मोल SO2 बनाने के लिए SO2 गैस, ये इक्वेशन आएगी, तो उसकी वैल्यू निकालनी है. क्या दी थी वैल्यू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 297, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 इज minus 297 किलोजूल पर मोल. तो बताओ व्हाट वुड बी द हीट रिलीज्ड व्हेन 0.35 मोल ऑफ HCl, HCl है ना, in solution is neutralized by 0.25 mole of sodium hydroxide. HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उससे बनता है NaCl प्लस H2O. इसके हैं 0.35 मोल, इसके हैं 0.25 मोल, तो इसके
कितने बचे? तो हमने बोला था 1 मोल वाटर बनता है ना, तो एनर्जी कितनी रिलीज होती है? 57.1, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। बट कितना बन रहा है? 0.25। ये 1 मोल ऑफ वाटर बने तो अगर 0.25 मोल बनेगा तो कितना आ जाएगा? 0.25 इंटू 57.1, 14.2। HCl and NaOH being strong acid and strong base is completely ionized in dilute aqueous solutions. The net reaction is this: H plus plus OH negative H2O, है ना? So now heat of neutralization of 1 mole of a strong acid is minus 57.1 and heat released will be 14.27 kilojoule. Why the absolute value of enthalpy cannot be determined? Absolute value of enthalpy cannot be determined. क्योंकि H क्या होता है? U plus PV, और U की जो absolute value है that we cannot determine. क्यों? क्योंकि what is U? Tell me, what is U? It is total sum of all types of available energy in a system. कोई भी एनर्जी, जो भी प्रकार की एनर्जी होती है, एग्जिस्ट करती है, उन सब का सम किसी भी सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, एंड दैट कैनॉट बी डिटरमिन्ड. इट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स, इनकी वैल्यू हम डिटरमिन नहीं कर सकते. इसीलिए H की वैल्यू भी हम डिटरमिन नहीं कर सकते, क्योंकि H होता है U प्लस PV. बताओ इनमें से कौन कौन सा एक्सोथर्मिक है? ये N2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव है ना? बोलो, फर्स्ट वन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक? जी हाँ, इट इज एंडोथर्मिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं इससे, एटम से. सेकेंड वन इट इज एक्सोथर्मिक बेटा, क्योंकि O में एक इलेक्ट्रॉन गया ना, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन डालते तो एंडोथर्मिक होगा. अभी तो एक ही इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो नॉर्मल गैसेस को छोड़ के, या जिनकी फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो उनको छोड़ के, बाकियों की एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज होती है ना एनर्जी. बट यहाँ पे जब एनायन में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि देयर इज अ रिपल्शन फॉर द एडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनायन. पहला एंडोथर्मिक, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड. सेकंड एक्सोथर्मिक है, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, दैट इज एनर्जी रिलीज्ड. और थर्ड एंडोथर्मिक, क्योंकि हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज जो है दे आर रिक्वायर्ड. What are heat capacities at constant volume and constant pressure, and what is the relation? So heat capacity at constant pressure or volume, CV, Cp, molar heat capacity at constant pressure, molar heat capacity at constant volume. So Cp minus Cv क्या होता है? Cp minus Cv equal to R. ये रिलेशन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना. So heat capacity at constant volume is heat supplied to a system to raise its temperature through 1 degree Celsius, keeping the volume of the system constant. Or at constant pressure जो होगा, same heat supplied to the system to raise its temperature through 1 degree Celsius, keeping the
external pressure constant, that is Cp, or Cp minus Cv equal to R. That's all. Thank you so much. आपने अच्छे से स्वस्थीकरण तो थोड़ा किया था, पर आई एम नॉट सेटिस्फाइड बाय सूर्यांश परफॉर्मेंस. सूर्यांश तो चला ही गया है, कब से नहीं है ये? सर अभी अभी कुछ देर से. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके बेटा देन, है ना. Okay, thank you so much to all of you. Okay, thank you beta. Love it. And do like, subscribe and share my channel. Thank you so much. Do share with all your friends and ask them to join. मेरा क्लास होता है तो 6 से 7 होता है, बट आजकल जो है वो मैंने आज थोड़ा लेट हो गया था, 6 से 7 की जगह मैंने 6:30 से 7:30 ले रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया टाइम. ओके, बाय बेटा. Do share with your friends.